हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। क्लास 12th फिजिक्स में अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के कुछ टॉपिक्स अपन ने डिस्कस कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट्स लॉ। देखो, हमने ये पढ़ा इसमें कि जैसे कोई भी हमारे पास में कंडक्टिंग वायर है, चालक तार है, हम उसमें जब करंट फ्लो करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए बायो तथा सैवर्ट नामक वैज्ञानिकों ने एक नियम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, बायो-सैवर्ट का नियम कहते हैं। यानी कि जब किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम कौन से नियम का उपयोग करेंगे, बायो तथा सैवर्ट के नियम का उपयोग करेंगे। अब ये बायो तथा सैवर्ट का नियम क्या है, तो देखो, जैसे सपोज ये हमारे पास में कंडक्टिंग वायर है, बायो-सैवर्ट का नियम, ये हमारे पास कोई कंडक्टिंग वायर है और इस कंडक्टिंग वायर में आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस आई विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम किस प्रकार से बायो-सैवर्ट के नियम का उपयोग करते हैं। क्या होता है बायो-सैवर्ट का नियम, देखो, तो यहां से हम ऐसा मान लें कि ये हमारे पास में कोई इसका एक अल्पांश है और नाम दे दिया इसको AB, जिसकी लंबाई कितनी है इस अल्पांश की, dl। यहां से ये जो अल्पांश है AB, इस अल्पांश AB की लंबाई कितनी है, dl। और इसका जो मिड पॉइंट है, यहां से r दूरी पर वेक्टर की बात करें अपन, यहाँ पे कोई बिंदु P है जिस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ठीक है। हम अगर बात करें dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच कोण की, तो हम मान लेते हैं कि ये कोण कितना है, थीटा है, ठीक है। अब बायो-सैवर्ट के नियम से इस P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, ये हम देखेंगे। तो देखो, अब यहाँ पे बात करें अपन, ये r दूरी पर अपन ने P बिंदु लिया है, तो इस बिंदु पर अगर अपन डायरेक्शन की बात करेंगे, तो ये डायरेक्शन के लिए हमने कुछ नियम पढ़े थे। किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, उसकी डायरेक्शन किस तरीके से निकालते अपन, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से निकालते हैं, ठीक है। एम्पियर के तैरने के नियम से, बहुत सारे दक्षिणावर्ती पेंच नियम है, ठीक है। उनमें से कोई भी एक नियम अपन अप्लाई करते हैं और उससे हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र P पॉइंट पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात करें, अब देखो, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, जैसे अपने को कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर जब मिलती है तो उसको हमने दर्शाया था किससे, क्रॉस से, और बाहर की ओर मिलती है उसको दर्शाया था अपन ने किससे, डॉट से, ठीक है। तो अगर जैसे इस पॉइंट पे अपन बात करें, तो इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी P पॉइंट पर, देखो यहाँ पे अपन देखेंगे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम अगर अपन अप्लाई करते हैं, तो ये जो अंगूठा है, ये अगर धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रवेश करती हैं। अब देखो, मुड़ी हुई अंगुलियां किस तरीके से नियम अप्लाई करेंगे। सपोज दैट ये अंगूठे की दिशा में, यहाँ पे देखो अपने को दिख रहा है ये अंगूठे की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये जो उंगलियां हैं ये इस वाले क्षेत्र से प्रवेश करके और इधर जो है बाहर निकलेंगी। कहने का मतलब, यहाँ पे इस तार के इधर वाला जो एरिया है, ठीक है ना, इस इधर जो कोई भी बिंदु होंगे, उन बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो अंदर की ओर, और इधर जो बिंदु होंगे उन बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होगी। तो यहाँ पे अगर अपन दिशा दिखा सकते हैं क्रॉस से, ठीक इसी तरीके से मान लो इधर अपने को पॉइंट लेना हो तो यहाँ पे डॉट से, ठीक है, P पॉइंट हो जाएगा, P' मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब अपन बात करें P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की। अब हम क्या करेंगे, इस dl अल्पांश के कारण P पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र का मान देखेंगे, ठीक है। और फिर अपने को इस संपूर्ण चालक तार XY के कारण निकालना होगा, तो हम उसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बायो-सैवर्ट के नियम से
बायो-सैवार्ट के नियम से डीएल अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। देखो ये जो डीएल अल्पांश है इसके कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अपन मान लेते हैं डीबी वेक्टर, और इसके परिमाण की अगर अपन बात करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो डीबी वेक्टर है इसका मान किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा? देखो नंबर 1, इस चालक तार या हम कहें कि इस अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा डीबी वेक्टर का मान, डीबी वेक्टर के मोड की वैल्यू। इसी तरीके से डीबी वेक्टर की मोड की वैल्यू, ये जो अल्पांश हमने लिया है इस अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होगा। ठीक इसी तरीके से यहां पे ये जो हमारे पास में दूरी है, ठीक है, यानी कि इस अल्पांश से इस पी बिंदु का स्थिति सदिश और इस अल्पांश डीएल वेक्टर, इन दोनों के बीच में कोण की ज्या यानी कि साइन थीटा, कोण कितना है थीटा, और इस थीटा की ज्या कितनी हो जाएगी साइन थीटा, इसके समानुपाती होता है। ठीक इसी के साथ ये जो डीबी वेक्टर का मोड है, ये यहां पे हमने जो दूरी ली है, ठीक है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब हम इन सारे पॉइंट्स को एक साथ लिखेंगे तो हमारे पास डीबी वेक्टर का परिमाण जो है वो कितना आएगा, समानुपाती आई डीएल मोड साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो समानुपाती चिन्ह जब अपन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट का मान होगा कितना, μ0/4 पाई। μ0/4 पाई किसके लिए होगा, वायु या निर्वात के लिए। μ0 समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट क्या आएगा, μ0/4 पाई समानुपाती नियतांक डीएल वेक्टर साइन थीटा बटा में आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में क्या गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कौन से बिंदु पर, पी बिंदु पर, किसके कारण, इस डीएल अल्पांश के कारण, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते अपन μ0/4 पाई की। तो देखो μ0/4 पाई जैसा कि मैंने बताया क्या है, समानुपाती नियतांक है, इसे हम क्या कहते हैं, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, या इसे हम चुंबकीय पारगम्यता भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम किसी अन्य माध्यम की बात करें, यहाँ पे ये μ0/4 पाई जो है ये तो अपन ने किसके लिए लिया है, वायु या निर्वात के लिए। अब देखो किसी अन्य माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण की बात करें तो देखो ये कितना हो जाएगा, डीबी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू μ/4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे म्यू जो है वो माध्यम की चुंबकशीलता है, और म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है μ0 μr। तो देखो यहाँ पे अपन बात करें, म्यू क्या है, माध्यम की चुंबकशीलता, और म्यू की वैल्यू किसके बराबर होती है, μ0 μr के बराबर,
यहाँ पे म्यू नॉट की तो बात करिए अपन ने, म्यू नॉट तो क्या है, वायु या निर्वात की चुंबकशीलता, या जिसे हम कह सकते हैं वायु या निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता। और म्यू आर जो है, म्यू आर होता है माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता। तो इस तरीके से हम, ये क्या आ गया हमारे पास में, बायो सावर्ट का नियम, डीएल अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है वायु या निर्वात में, म्यू 0.4 पाई आईडीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस नियम का, ये तो अपन ने क्या लिखा है, ये चुंबकीय क्षेत्र का क्या लिखा है अपन ने, परिमाण। अब अपने को इसका क्या ज्ञात करना है, सदिश रूप। सदिश रूप में किस तरीके से लिखेंगे इसको, देखो सदिश रूप में dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आई dl क्रॉस आर कैप बटा में आर का मोड का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप हो जाएगा। अब ये dB वेक्टर जो है, ये हमारे पास में dl अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अगर हमें संपूर्ण चालकता xy के कारण इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हम क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास में इक्वेशन है, ये जो dB की वैल्यू है, इसका अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे पूरे चालकतार xy के लिए। तो हमारे पास में संपूर्ण चालकतार xy के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी कि संपूर्ण चालकतार के लिए, संपूर्ण चालकतार के लिए ये जो चुंबकीय क्षेत्र का मान मिलेगा अपने को, ठीक है, इसको हम कहेंगे बी वेक्टर। और ये कैसे मिलेगा अपने को, डीबी वेक्टर का इंटीग्रेशन करने से। ठीक है, डीबी वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे। डीबी वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, म्यू 0.4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप बटा में मोड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारे पास में बायो सावर्ट का नियम। अब देखो इसमें एक कंडीशन अपन अप्लाई करें, तो यहां से ये जो हमारे पास में dB का मान आया है म्यू 0.4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, यहां पे अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, यदि थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, तब dB वेक्टर का मान कितना आएगा। देखो अगर थीटा 0 डिग्री है तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। और यहाँ इस फॉर्मूले में जब अपन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 और ये पूरा पद कितना हो जाएगा, 0। यानी कि अपने को dB वेक्टर का जो मान है, मोड ऑफ dB वेक्टर है, वो कितना मिलेगा अपने को, 0 मिलेगा। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना मिलेगा, 0। अब इसको हम किस तरीके से कहेंगे, देखो इस बात को, यहाँ पे अपन ने थीटा 0 लिया है, तो देखो ये अपन ने दूरी ली थी, ये हमारे पास में चालकतार था, ये थीटा इज इक्वल टू, ये कोई एंगल बन रहा था। अभी अपन ने कितना माना है, ये जो एंगल है ये 0 डिग्री है। यानी कि ये जो हमने दूरी ली है ये इस चालक के अनुदिश ली है। तो हम ये कह सकते हैं कि चालकतार के अनुदिश बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, इसी तरीके से अपन बात करें सेकंड पॉइंट की, तो यदि हम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लें और हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। यहाँ पे इस फॉर्मूले में जब अपन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और dB वेक्टर का जो मोड है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो परिमाण है, वो अपने को मैक्सिमम मिलेगा और उसका मान कितना होगा, म्यू 0 आईडीएल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू क्या मिलेगी अपने को, मैक्सिमम मिलेगी। इस बात को अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारे पास में चालकतार है और यदि हम ये थीटा 90 डिग्री लें, इसका मतलब क्या हुआ कि इस चालकतार के लंबवत स्थित समस्त बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। तो ये पढ़ा अपन ने बायो सावर्ट का नियम। ठीक है, इस नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी धारावाही चालक के कारण
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं।